नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सक्सेना, भारतीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुसंधान में सामान्यीकरण का प्रतिपादन। सामान्यीकरण क्या है अनुसंधान में? अनुसंधान की ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया में तथ्यों से संक्षेपित कर निष्कर्षों का उचित प्रकार सामान्यीकरण करके वर्ग विशेष के लिए अनुमोदित कराना अनुसंधान का अंतिम सोपान माना जाता है। अंतिम ये सामान्यीकरण क्या है? अंतिम सोपान है, इसका अंतिम चरण है आपके अनुसंधान का। अनुसंधान प्रक्रिया में ये दो प्रकार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, ये अनुसंधानरत व्यक्ति के लिए अनुसंधानकर्ता की समस्या के संदर्भ में आनंद मूर्तिप्रद होता है। यानी कि जब अनुसंधान हम करता जो व्यक्ति है उसके लिए जब ये सामान्यीकरण किया जाता है तो उसके लिए आनंद का क्षण है, क्योंकि उसका वो अनुसंधान पूर्णता की ओर होता है। दूसरा पॉइंट है, सामान्यतः ये निष्कर्षों के भविष्य में प्रयोगात्मक अनुसंधान का अधिक विस्तृत कार्य करती है। साथ ही भावी अनुसंधानकर्ताओं के लिए सामान्य उद्देश्य निष्कर्ष एवं ज्ञान हेतु सहायता प्रदान करती है। और क्योंकि सामान्यीकरण से जब निष्कर्ष निकाला जाए तो जो भविष्य में जो लोग इस पर रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सहायताप्रद होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सामान्यीकरण की आवश्यकता। सामान्यीकरण की आवश्यकता क्यों है? यह अनुसंधान कार्य का सार और उसकी अहर्ता की ओर संकेत करता है। विषय विशेष के क्षेत्र में अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रक्रिया के योगदान में एक उपयुक्त संक्षेपण का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट है, अनुसंधान क्षेत्र में निष्कर्षों व सामान्य पद्धतियों को यह एक सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करता है। यानी कि सामान्यीकरण क्या है? अनुसंधान क्षेत्र में निष्कर्षों को सामान्य पद्धति को एक सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करता है। इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता को निष्कर्षों के महत्व को मूल्यांकन कर सकने की योग्यता होती है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत करना है और सामान्यीकरण शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवर्धक का एक आवश्यक स्रोत है। सामान्यीकरण शिक्षा के क्षेत्र में एक ज्ञान के वर्धन के लिए एक आवश्यक स्रोत माना जाता है। सामान्यीकरण शोधकर्ता के तत्कालीन उपलब्धियों के सूचक होते हैं। सामान्यीकरण का आवश्यकता इसलिए होती है कि वे समस्या के समाधान खोजने में शोध के उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। सामान्यीकरण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शोधकर्ता को अपने परिणामों के बारे में एक निश्चित निर्णय लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सामान्यीकरण का अर्थ क्या है? सामान्यीकरण का उद्देश्य होता है कि निर्णय पर पहुंचने और जनसंख्या के न्यायाधीश के परिणामों को आगे बढ़ाता है और फिर क्या करता है, सांख्यिकी रूप में सामान्यीकरण का अर्थ है कि जनसंख्या की मापन प्रविधियों का न्यायाधीश सांख्यिकी के साथ मिलान, जो कि जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करता है। सामान्यीकरण का अर्थ है कि नए तथ्यों की खोज, नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण, नए तथ्यों की स्थापना तथा नवीन क्रियान्वयों का परामर्श। सामान्यतः यानी कि हर चीज़ को नवीन तथ्य भी होने चाहिए, आपका नए सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए और तथ्यों की स्थापना भी करनी चाहिए। सामान्यीकरण का अर्थ है कि किसी प्रश्न का उत्तर जो कि पहले नहीं था, उससे पहले अवगत नहीं थे, उसको आगे लाना। सामान्यीकरण शैक्षिक समस्याओं का परिप्रेक्ष्य है। नेक्स्ट इसका आता है सामान्यीकरण के प्रकार। सामान्यीकरण के मुख्यतः रूप से सामान्यीकरण के दो भागों में विभाजित किया जाता है, क्षितिजीय और लंबवत। क्षितिजीय से इस प्रकार का सामान्यीकरण मौलिक अनुसंधान में किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान का उद्देश्य नवीन सत्य तथा सिद्धांतों तथा निगम के रूप में नवीन ज्ञान का योगदान होता है। यह अन्वेषण की परिकल्पनाएं प्राय सत्य के निकट होती हैं। न्यायाधीश निरीक्षण है। न्यायाधीश निरीक्षण प्राय जनसंख्या की समस्त चारित्रिक विशेषताओं को अपने में निहित किए होते हैं। अतः सामान्यीकरण में आंकलन निकालने के लिए जनसंख्या संबंधी सांख्यिकी का उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है लंबवत सामान्यीकरण। इस प्रकार का सामान्यीकरण क्रियात्मक अनुसंधान के प्रारूप में किया जाता है। इस प्रकार की परिकल्पनाओं का उद्देश्य वर्तमान क्रियाओं में सुधार लाना होता है, न कि
ज्ञान की वृद्धि में करना। जो वर्तमान क्रियाएं हो रही हैं उसको सुधार लाना है परिकल्पनाओं के उद्देश्य के साथ, ना कि ज्ञान की वृद्धि करना। इस प्रकार की योजनाओं के निर्णयों का क्रमिक अवलेख लंबवत सामान्यीकरण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार का सामान्यीकरण स्थानीय समस्याओं के रूप तथा प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है तथा इसमें क्या है तथा सामान्यीकरण कालक्रम में किए जाते हैं। तो फिर कालक्रम सामान्यीकरण के स्तर क्या है? सामान्यीकरण के 2 स्तर हैं। तार्किक सामान्यीकरण, जब कोई व्यक्ति प्रकृति में कोई समस्या देखता है जो उसे सत्य लगती है और जिसके लिए उसके पास कोई उपयुक्त उत्तर नहीं होता है, इस प्रकार के ज्ञान को प्रामाणिक कहते हैं और तार्किक कहते हैं। दूसरा आता है अनुभवजन्य वैज्ञानिक। वर्तमान समय में शिक्षा जगत में अधिकतर क्रियाएं अनुभवजन्य वैज्ञानिक विचारों पर आधारित होती हैं, लेकिन सर्वेक्षित समानता या तो सामान्य निरीक्षण से उत्पन्न होती है या वैज्ञानिक शोध से, जिसके लिए कोई संतोषजनक उत्तर नहीं होते हैं। सामान्यीकरण की विशेषताएं शैक्षिक सामान्यीकरण तथ्यों के अनुरूप होते हैं। प्रथम स्थान पर प्रत्येक सामान्यीकरण अन्वेषण द्वारा निकाले जाते हैं। तथ्यों के अनुरूप होने चाहिए। अन्वेषक को स्वयं कुछ से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। जो अनुसंधान करता है उसको खुद से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। क्या अनुसंधान के प्रदत्त उपयुक्त है? क्या अनुसंधान के प्रदत्त पूर्ण है? क्या प्राप्त परिणाम प्रदत्तों के अनुरूप है? क्या सामान्यीकरण सामान्य समझ के अनुरूप है? ये सारी उत्तर अगर आपके हाँ आते हैं तो आप एक अच्छे अनुसंधान की ओर जा रहे हैं। एक अच्छा सामान्यीकरण विस्तृत व समुचित होता है। प्रदत्तों तथा सारणी में स्थिरता होनी चाहिए। सामान्यीकरण कभी भी उन सिद्धांतों के विरोधी नहीं होने चाहिए जो पहले ही सत्यापित किए जा चुके हैं। आपको जो पहले सत्यापित किए जा चुके हैं उनके विरोध कभी नहीं जाना चाहिए। यदि कोई निर्णय पूर्व प्रतिपादित सामान्यीकरण के विरुद्ध है तो उससे दूर किया जाना चाहिए। प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण तथा सामान्यीकरण रिपोर्ट के अंत में होना चाहिए। एक उत्तम सामान्यीकरण को ज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत करने में सहायता करनी चाहिए। सामान्यीकरण इस प्रकार की शब्दावली में लिखे जाने जिनको भविष्य में सत्यापित किया जा सके। ये तो थी आपकी कुछ विशेषताएं। अब आता है सामान्यीकरण का उपयोग। सामान्यीकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? शैक्षिक संगठनों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए। सामान्यीकरण का प्रयोग शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य होना चाहिए। यदि शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यीकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो अध्ययन को शैक्षिक अनुसंधान नहीं कहा जा सकता है। सामान्यीकरण की वैधता शैक्षिक जगत में व्यवहारिक महत्व के आधार पर होती है। परिणामों की वैधता पूर्व अनुसंधानों की स्थिरता के निरीक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। परिणामों का निश्चित प्रयोग या शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित ज्ञान परिप्रेक्ष्य में निश्चित योगदान इसका दूसरा आधार है। परिणामों की वैधता भी 2 प्रकार की होती है। परिणामों की वैधता पहले होती है बाह्य वैधता और आंतरिक वैधता। बाह्य वैधता क्या है? बाह्य वैधता जनसंख्या से संबंधित होती है, जिनमें अनुसंधानकर्ता अपने परिणामों का सामान्यीकरण करने की आशा रखता है कि न्यायाधीश जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होगा। किसी भी न्यायाधीश के प्रतिनिधित्व की सीमा ही सामान्यीकरण की बाह्य वैधता को निश्चित करती है। प्रश्नों का उत्तर पाने हेतु उपयुक्त बाह्य वैधता आवश्यक है। इनकी उपायदेयता भी अधिक होनी चाहिए। यदि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो न्यायाधीश के प्रतिनिधित्व की सीमा भी सामान्य जरूर होनी चाहिए और न्यायाधीश जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है आंतरिक वैधता। किसी प्रायोगिक परिणामों में आंतरिक वैधता इस सीमा तक होती है कि कारक स्वतंत्र तथा आश्रित चर किसी भी प्रायोगिक स्थिति में संपादित किए जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि किसी भी प्रयोग का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उसमें बाह्य कारकों को मानक प्रदत्तों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मानक प्रदत्तों प्रायोगिक चरों का वास्तविक प्रभाव होता है। आंतरिक वैधता चरों या बाह्य कारकों पर उपयुक्त नियंत्रण से युक्त होता है, जबकि बाह्य वैधता जनसंख्या में से
चुने हुए न्यायाधीश के प्रति प्रतिनिधित्व से युक्त होती है। आंतरिक वैधता क्या होती है? चरों या बाह्य कारकों का उपयुक्त नियंत्रण से युक्त होती है, जबकि बाह्य वैधता जनसंख्या में से चुने गए न्यायाधीश के प्रति प्रतिनिधित्व से युक्त होती है। अनुसंधान के परिणामों में वैधता प्राप्त करने हेतु दो बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पहली, कारकों पर नियंत्रण और दूसरी, न्यायाधीश का प्रतिनिधित्व करना। ये था आज के हमारे सामान्यीकरण का प्रतिपादन। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।